प्रिय विद्यार्थियों, एक बार फिर से एजुकेशन टर्निंग पॉइंट के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल जीएस क्लास भैया सर में आपका हार्दिक स्वागत है। और आज हम लोग मल्टी क्लास के ज्योग्राफी का पहला चैप्टर जिसका नाम है संसाधन एवं विकास, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आइए सबसे पहले जाना जाए कि संसाधन होता क्या है। ठीक, आपसे सवाल पूछेगा कि संसाधन को परिभाषित कीजिए, तो ध्यान से समझिएगा। मानव के आवश्यकता में आने वाले जितने भी प्रकार के वस्तुएं होते हैं, मानव के उपयोग में आने वाले जितने भी प्रकार के वस्तुएं होते हैं, उन्हें संसाधन कहा जाता है। जैसे आप जो भी देख रहे हैं, आपके पास जो भी है, वे सभी संसाधन कहलाते हैं। जैसे नदियाँ, पोखर, झील, पर्वत, पहाड़, ये सभी संसाधन हैं। अब बात करते हैं कि संसाधन का वर्गीकरण। आपसे पूछ देगा कि संसाधन का वर्गीकरण करे, या ये भी पूछ सकता है कि उपलब्धता के आधार पर संसाधन का वर्गीकरण। तो आइए देखा जाए संसाधन के कितने प्रकार होते हैं। ऐसे संसाधन मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो संसाधन दो रूपों में होता है। सबसे पहला है प्राकृतिक संसाधन, नाम से ही स्पष्ट है, प्राकृतिक संसाधन। ऐसे संसाधन जो हमें प्रकृति के द्वारा गिफ्ट स्वरूप, उपहार स्वरूप प्राप्त हुआ है, जैसे नदी, जल, ठीक, पर्वत, झरना, वन, ये सभी प्राकृतिक संसाधन है। और दूसरा है मानवीय संसाधन। मानवीय संसाधन को मानव निर्मित संसाधन भी कहा जाता है, यानी मानव ने जितने भी तरह के वस्तुओं का निर्माण किया है, वे सभी संसाधन मानव निर्मित संसाधन कहलाएंगे। तो स्पष्ट हो गया। अब आइए विभिन्न आधारों पर हम लोग संसाधन का वर्गीकरण देखिए। पहला है उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति यानी आखिर इसका स्रोत क्या है, तो इस आधार पर संसाधन को दो भागों में वर्गीकृत किया जाता है। पहला है जैव संसाधन। पहला जैव संसाधन, ठीक, जैव संसाधन के अंतर्गत जितने भी जो सजीवों के लक्षण वाले संसाधन है वो सभी आते हैं, जैसे पेड़ पौधे और जीव जंतु, ये सभी जैव संसाधन के अंतर्गत आते हैं। दूसरा है अजैव, मतलब कि जितने भी जो निर्जीव वस्तुओं से निर्मित है उसे अजैव संसाधन कहा जाता है, जैसे चट्टानें और जितने भी प्रकार की धातुएं हैं वो सभी धातुएं अजैव संसाधन के अंतर्गत आते हैं। तो अभी हम लोगों ने देखा उत्पत्ति के आधार पर संसाधन को कितने भागों में बांटा गया है, दो। कौन कौन? जैव संसाधन और दूसरा अजैव संसाधन। आइए आगे देखा जाए। समाप्यता के आधार पर बहुत सारे संसाधन हमारे पास मौजूद है। जिमरमैन जी बोले हुए थे कि संसाधन होते नहीं है, संसाधन बनाए जाते हैं। और महात्मा गांधी बोले थे कि पेट भरने के लिए हमारे पास बहुत कुछ है, लेकिन पेटी भरने के लिए नहीं। यानी जो संसाधन है वह खत्म होने वाले भी हैं, समाप्त हो जाने वाले भी हैं। आइए इनके आधार पर देखा जाए तो संसाधन को दो भागों में बांटा गया है। नंबर 1 नवीकरणीय संसाधन, नवीकरणीय संसाधन, और दूसरा है अनवीकरणीय संसाधन। नवीकरणीय के संसाधन के अंतर्गत वैसे संसाधनों को रखा जाता है जिसका पुनः पूर्ति हो जाए, यानी एक बार उपयोग किए फिर हम उसका दोबारा प्रयोग कर सके। इसके अंतर्गत सौर ऊर्जा, यानी रात को खत्म फिर दिन को प्राप्त हो जाएगा, फिर रात को खत्म फिर दिन को प्राप्त हो जाएगा। पवन ऊर्जा, पवन ऊर्जा के साथ ही ऐसा है, ये सभी संसाधन पुनः पूर्ति योग्य है। बात करते हैं अनवीकरणीय संसाधन। तो ऐसे संसाधन जिनका पुनः पूर्ति नहीं हो, जिनका पुनः उपयोग मतलब कि दोबारा प्रयोग में नहीं लाया जाए, वैसे संसाधन को अनवीकरणीय संसाधन के अंतर्गत रखा गया है। इसके अंतर्गत कोयला, आपसे एक नंबर में पूछेगा कि कोयला निम्न में कौन सा संसाधन है, 4 ऑप्शन दिया रहेगा, आप क्या लगाइएगा? अनवीकरणीय, या इसको हम कह सकते हैं कि अपूर्ति योग्य, इसका हम दोबारा पूर्ति नहीं कर सकते हैं। पूर्ति क्यों नहीं होगा? क्योंकि कोयला का निर्माण आप पढ़े होंगे कि लाखों वर्ष पहले जीव स्वारा गला, तब जाकर कोयला का रूप हमें मिला।
उसके बाद में अब है स्वामित्व के आधार पर। संसाधन तो है, अब उसका मालिक कौन है, उस पर अधिकार किसका है, इस आधार पर संसाधन को 4 भागों में बांटा गया है। पहला व्यक्तिगत संसाधन, दूसरा सार्वजनिक संसाधन, तीसरा राष्ट्रीय संसाधन और चौथा अंतरराष्ट्रीय संसाधन। नाम से ही स्पष्ट है, कोई भी परिभाषा उस शब्द के अंदर ही निहित होता है। आइए देखा जाए व्यक्तिगत संसाधन किसे कहते हैं। तो ऐसे संसाधन जिस पर किसी खास व्यक्ति का, फॉर एग्जाम्पल चारागाह यानी मेरी है, उस पर मेरा अधिकार है, मेरा खेत मेरा अधिकार है, आपका खेत आपका अधिकार है, ये सभी व्यक्तिगत संसाधन के अंतर्गत आएंगे। दूसरा देखा जाए सार्वजनिक, यानी ऐसे संसाधन जिस पर सभी जनों का, सभी लोगों का आधिपत्य हो, स्वामित्व हो, वैसे संसाधन सार्वजनिक संसाधन या इन्हें ही सामुदायिक संसाधन के नाम से जाना जाता है। इसके अंतर्गत शमशान, ऐसा नहीं ना होता है कि हाँ किसी खास वर्ग के लोग ही शमशान घाट में आएंगे, नहीं ना होता है, होता है तो कमेंट करके बताएं। उसके बाद में मंदिर, ठीक, ये सभी सार्वजनिक संसाधन के अंतर्गत आते हैं। अब बात करते हैं तीसरा राष्ट्रीय संसाधन। ऐसे संसाधन जो राष्ट्र के अधिपत्य में हो, ठीक, उस पर अधिकार वो किसके देखरेख में हो, तो राष्ट्र यानी देश के देखरेख में हो। तो जितने भी प्रकार के खनिजे हैं, वन संसाधन जो है, इस पर सरकार का अधिपत्य होता है, सरकार का स्वामित्व होता है, इसलिए उन्हें राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। अब चौथा है अंतरराष्ट्रीय। ऐसे संसाधन जो अंतरराष्ट्रीय संस्था के देखरेख में निहित हो, ठीक, वैसे संसाधन को हम अंतरराष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। जैसे जितने भी खुले महासागरीय जो है वो सभी संसाधन अंतरराष्ट्रीय संसाधन के अंतर्गत आते हैं। उसका प्रयोग अंतरराष्ट्रीय संस्था के अनुमति लेने के बाद ही किया जा सकता है। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा स्वामित्व के आधार पर संसाधन के 4 प्रकार होते हैं। नंबर 1 व्यक्तिगत, नंबर 2 सार्वजनिक, तीसरा राष्ट्रीय और चौथा अंतरराष्ट्रीय संसाधन। एक और आधार है, वह है विकास के स्तर के आधार पर भी संसाधन को 4 भागों में बांटा गया है। आइए इसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो इनमें पहला है संभावी संसाधन, दूसरा है विकसित संसाधन, तीसरा है भंडार संसाधन और चौथा है संचित कोष संसाधन। आइए जाना जाए संभावी संसाधन हम किसे कहेंगे। तो ऐसे संसाधन, ठीक, जिसकी उपयोग भविष्य में हो, मतलब कि वो उपलब्ध है लेकिन अभी उपयोग उसका नहीं हो रहा है, वैसे संसाधन संभावी संसाधन कहलाते हैं। जैसे पवन ऊर्जा, गुजरात में चले जाइए, बहुत सारी पवन की संभावना है लेकिन वहां पर इसका अभी उत्पादन नहीं हो रहा है, अभी उपयोग नहीं हो रहा है, आने वाले समय में इसका उपयोग हो सकता है। ऐसे संसाधन को संभावी या संभावी संसाधन कहा जाता है। विकसित संसाधन, ऐसे संसाधन जिसका सर्वेक्षण किया जा चुका है, मतलब जिसका प्रयोग किया जा रहा है, वो विकसित संसाधन कहलाते हैं, ठीक। और तीसरा आता है भंडार संसाधन। नाम से ही भंडार, ऐसे संसाधन पर्यावरण में उपलब्ध रहते हैं, ऐसे संसाधन पर्यावरण में उपलब्ध रहते हैं लेकिन तकनीक के अभाव के कारण, तकनीक के अभाव के कारण उनका प्रयोग नहीं हो पाता है। जैसे जल को ले लिया जाए तो जल जानते हैं कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये दोनों जब मिलते हैं तब जाकर जल का निर्माण होता है। तो हाइड्रोजन ऊर्जा का बहुत बड़ा स्रोत है लेकिन तकनीक के अभाव के कारण उसका प्रयोग नहीं होता है। ऐसे वो भंडार के तौर पर सीमित है, आने वाले समय में उसका उपयोग हो सकता है। चौथा है संचित कोष संसाधन। तो भंडार संसाधन के ही अंश को संचित कोष संसाधन कहा जाता है। ये कोष के तहत संचित है, इसका भी जब तकनीक का विकास होगा, ठीक, तब उसका उत्पादन किया जा सकता है, उसका प्रयोग किया जा सकता है। जैसे नदियों के जल विद्युत उत्पादन में, नदियों का जल है पूरे पृथ्वी पर पानी ही पानी है लेकिन उसका प्रयोग
विद्युत उत्पादन में बहुत कम होता है। इस तरह से हम लोगों ने देखा कि संचित कोश संसाधन के अंतर्गत कौन कौन चीज शामिल होंगे। उसके अलावा आपसे मैट्रिक में पूछा जा सकता है कि सतत पोषणीय विकास की अवधारणा से आप क्या समझते हैं। ठीक, तो सतत पोषणीय विकास की अवधारणा का मतलब विकास तो करना है, बिना विकास के हम आगे नहीं बढ़ सकते, लेकिन विकास की वह प्रक्रिया जिसमें भविष्य को बिना बाधा पहुंचाए। फिर से सुनिएगा, विकास की वह प्रक्रिया जिसमें भविष्य को बाधा पहुंचाए बिना अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करना सतत विकास कहलाता है, सतत पोषणीय विकास कहलाता है। तो इस तरह से हम लोग इस वीडियो के माध्यम से संसाधन से जुड़ी जितनी भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनने वाले थे वर्गीकरण को देखा हम। अगर इस तरह के और वीडियो आप तक पहुंचे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब